पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कुठियाला जी के पास मौजूद हैं। कुठियाला जी से बात करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति को लेकर जो प्रयास चल रहे हैं उसमें कुठियाला जी की अहम भूमिका यानी एक रीढ़ की हड्डी की भूमिका बनी हुई है और इनके सानिध्य में हरियाणा के विभिन्न विभाग इस कार्य को करने पर लगे हुए हैं। कुठियाला जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। सभी को नमस्कार। कुठियाला जी, 2030 से 2040 तक केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है नई शिक्षा नीति को लागू करने का, लेकिन हरियाणा देखा जाए आपके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं इस मामले में काफी आगे कदम बढ़ा रहा है। हरियाणा में ऐसा माना जा रहा है, चर्चा है कि 2025 तक लागू हो जाएगी और हरियाणा ने धीरे धीरे इसको शुरू भी कर दिया करना। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक वर्ष पूर्व घोषित हुई थी और इसमें पूरे देश के और विदेशों के और पंचायती लेवल से लेकर के सलाह की गई और ये शिक्षा नीति बहुत ही एक क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में लाने वाली है। इसको जब घोषणा की गई तो उससे पहले हमारे पास इसका ड्राफ्ट था जो पब्लिक डिस्कशन के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने रिलीज किया था, तो हमने उसकी तैयारी प्रारंभ कर दी थी और जैसे ही औपचारिक घोषणा हुई हमने हरियाणा में विभिन्न विभागों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन सा विभाग इसमें काम करने के लिए, क्या काम करने के लिए आवश्यकता रहेगी। हमने देखा कि बहुत से काम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में करने के लिए कहे गए हैं उनमें से कुछ काम हम ऑलरेडी प्रारंभ कर चुके हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमारे पास है हरियाणा में। वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में हरियाणा अन्य राज्यों से बहुत आगे है। चाहे स्कूलों की संख्या लें, स्कूलों की बिल्डिंग्स की संख्या लें, कॉलेज लें, विश्वविद्यालय लें, हम पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से अन्य राज्यों से काफ़ी आगे हैं। इसलिए हमें लगा कि हम इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो लक्ष्य केंद्र ने तय किए हैं हम उनको समय से पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे विमर्श प्रारंभ हुए, 5 विमर्श हुए और इसमें ये निकला कि वास्तव में ही हम लगभग 60-70% शिक्षा नीति को 2025 तक इम्प्लीमेंट कर लेंगे और इसका धीरे धीरे काम करना, योजना बनाना प्रारंभ की और ये ऐसा लगा कि बहुत जल्दी हम कर लेंगे। कुछ लक्ष्य तो हम प्राप्त कर चुके हैं, कुछ लक्ष्य प्राप्त पहले हो जाएंगे और कुछ लक्ष्यों की हमने समय सीमा रखी है 2025। सर, एक चीज और, हरियाणा सरकार के अन्य विभाग, शिक्षा विभाग के अलावा इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है? देखिए, इसमें जो नई शिक्षा नीति में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कि वो है प्री स्कूल एजुकेशन, अर्थात 3 साल के बच्चे से लेकर और 6 साल का जो बच्चा है उसकी शिक्षा का प्रबंध इसमें किया गया है। और इसका प्रबंध करने के लिए जो हमारा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग है, महिला और बाल विकास विभाग है, उसको ये काम दिया गया है। आपको जानकारी होगी सभी को कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क आंगनवाड़ी का ग्रामों में और जो बस्तियां शहरों में है वहाँ पर है, जिसमें बच्चे 3 साल से लेकर 5 साल तक उनको रखा जाता है, उनको मिड डे मील दिया जाता है, सुबह का दूध हरियाणा में देना प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर अब हर एक बच्चा जो है वो आएगा। हरियाणा में हमने ये किया है कि हमने आंगनवाड़ियों को धीरे धीरे प्ले स्कूल में कन्वर्ट करना प्रारंभ कर दिया है। लगभग 1000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कुछ प्ले स्कूल बन गए हैं। प्ले स्कूल ऐसी एक प्रक्रिया है जहाँ पर बच्चा सीखता तो है मगर पढ़ाने से नहीं सीखता, खेलने से सीखता है और करने से सीखता है। तो एक नई प्रणाली प्रारंभ प्ले स्कूल की गई है जो कि मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का एक बहुत ही फेवरेट प्रोजेक्ट है। तो धीरे धीरे ये आंगनवाड़ियों का, तो इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग,
फिर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, फिर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन विभाग। इस प्रकार से 5 विभागों को मिलकर इस नीति को क्रियान्वित करना है। सर, जिस प्रकार से चर्चा चल रही है नई शिक्षा नीति की, इसमें विद्यार्थियों के लिए विशेष चीज क्या है? अगर इस पूरी शिक्षा नीति को देखें तो ये सारी विद्यार्थियों के लिए ही है, विद्यार्थियों के लिए है और सीखने के लिए है। अपनी नई पीढ़ी को सीखना, कैसे सीखना और कब कब सीखना, ये सारी इस नीति का है। अगर आप देखें तो अब आप स्कूल में, हमारे को बच्चा 5 साल का मिलता था, अब हमें 6 साल का बच्चा स्कूल में मिलेगा, प्राइमरी स्कूल में, और जो पहले से कुछ सीख के आएगा तो उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि 9वीं में जो बच्चा आएगा वो पहले हमारे पास आता था, वो पहली से 6 साल से 5 साल से शुरू करता था और 9वीं में आता था तो उसको 9 साल का शिक्षा लेके आता था। अब 9वीं में कक्षा में जो आएगा वो 12 साल पढ़ के आएगा और जो कॉलेज में आएगा वो 14 या 15 साल पढ़ के आएगा। तो एक पूरा परिवर्तन होने वाला है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि 6ठी क्लास से हम ऐसा प्रबंध करेंगे शिक्षा नीति में कि 6ठी क्लास में उसको कुछ ना कुछ सिखाना प्रारंभ करेंगे। उसको बताएंगे कि समाज में किस प्रकार के कार्य होते हैं जिनसे जीवन यापन होता है। उसको समाज में भेजेंगे, देखने जाएगा वो, और उसकी रुचि का पता लगेगा कि वो क्या करना चाहता है। 9वीं क्लास से उसको सिखाना प्रारंभ कर देंगे, उसको स्किल देना प्रारंभ करेंगे कि वो 1 या 2 ऐसे हुनर सीख ले जिसको करने से वो पार्ट टाइम जॉब भी करे या फुल टाइम भी जॉब करे या शौकिया करे। वो 9वीं क्लास से उसको देना प्रारंभ कर देंगे। 9वीं और 12वीं क्लास में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। अभी तो फिक्स्ड होता है कि इस स्ट्रीम में गए, अगर मेडिकल स्ट्रीम में गए तो आपको बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। अगर आप नॉन मेडिकल में गए तो आपको मैथमेटिक्स और कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। आर्ट्स में गए या कॉमर्स में गए तो वो विषय होते हैं। इसमें क्या है कि एक साइंस का विद्यार्थी आर्ट्स का विषय भी चुन सकता है और आर्ट्स का विद्यार्थी एक साइंस का विषय चुन सकता है। मान लो एक व्यक्ति कॉमर्स लेता है और उसको लगता है कि मुझे फिजिक्स में भी सीखना चाहिए, मुझे जानना चाहिए कि ये लेंस क्या होते हैं, सूरज ग्रहण कैसे लगता है, तो वो फिजिक्स का भी विषय ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और इसमें जो 12वीं और 10वीं क्लास की परीक्षाएं हैं उनमें भी बड़ा परिवर्तन आएगा। जो एक समय में बैठकर जो परीक्षा दी जाती है 3 घंटे की, उसको निरंतर इवैल्यूएशन का, निरंतर आंकलन का एक प्रक्रिया बनाई जाएगी, जिसमें अंतिम जो परीक्षा होगी वो बहुत कम नंबरों की होगी, मगर लगातार परीक्षा लेती जाएंगे। ये इससे जो विद्यार्थियों पर जो प्रेशर बनता है ना बहुत ज़्यादा, वो बहुत कम हो जाएगा। और जो विभिन्न अच्छे कॉलेजों में एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रेशर बनता है 8वीं क्लास से बच्चों को पेरेंट्स में बनना शुरू हो जाता है, वो भी डिफ्यूज करने का विचार है। अब आप कॉलेज में लीजिए, कॉलेज में विद्यार्थी को क्या सुविधा होने वाली है। एक सुविधा तो ये जो मैंने बताई कि आप जिस स्ट्रीम में हो उससे अतिरिक्त सब्जेक्ट तो ले सकते हो, ठीक है। दूसरा जो बहुत बड़ा और बड़ा सुंदर सा एक प्रावधान किया गया है, ये है मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में क्या है कि आपने कोई कोर्स लिया, मान लो 4 साल का या 3 साल का एक कोर्स लिया, 1 साल आपने पढ़ा, आपको मजा आया, फिर आपको लगा कि मैं तो अब जो अपना विषय है उसके बारे में समाज में जाकर के देख के आऊंगा, या अन्य भी कोई कारण हो सकता है, तो वहां से वो छोड़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर वो 2 साल 1 साल के बाद वापिस आएगा तो उसको ले लिया जाएगा। 2 साल के बाद उसको, किसी को लगता है 2 साल के बाद जाना है तो वो डिप्लोमा उसको मिल जाएगा और फिर अपना काम करके वो वापिस आ सकता है। फिर वो वापिस आकर के अपनी डिग्री भी पूरी कर सकता है। ये मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो है ये लागू किया जाएगा। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि करने में कठिन है मगर विद्यार्थियों को उसका बहुत लाभ होने वाला है, वो है एकेडमिक क्रेडिट बैंक, ठीक है ना। ये प्रधानमंत्री ने परसों 28 तारीख को इसको लॉन्च भी किया है, इसकी ऐप भी लॉन्च किया और इसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ है। ऐसा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपने कुछ सब्जेक्ट पढ़े, उसके मार्क्स आपको मिले, उसको बोलते हैं क्रेडिट।
वो क्रेडिट आपके बैंक में चले जाएंगे। जैसे सेविंग बैंक में जाते हैं, आपके क्रेडिट बैंक में चले जाएंगे। आपने एक कॉलेज से कुछ क्रेडिट लिए, दूसरे कॉलेज से दूसरे क्रेडिट लिए, तीसरे कॉलेज से कुछ और क्रेडिट लिए। जब आपका ऐसा हो गया कि अब आपके क्रेडिट इतने हो गए, इतने मार्क्स हो गए, इतने आपने सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। और इसमें ये है कि आपने कुछ क्रेडिट ऑनलाइन कोर्सेज में लिए, वो भी लगेंगे। कुछ क्रेडिट आपने विदेशों के विश्वविद्यालयों से लिए, वो भी लग जाएंगे। कुछ क्रेडिट आपने अपने कॉलेज से लिए और फिर यूनिवर्सिटी में आ गए, वो भी लग जाएंगे। ये एक बड़ा विद्यार्थियों के लिए बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और विद्यार्थियों का जीवन जो है, मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। विद्यार्थियों को बहुत इसमें रुचि आएगी और मजा आएगा पढ़ने के लिए। सर, अगर चर्चा की जाए हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की, इसकी भूमिका क्या रहने वाली है? हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की भूमिका ये रहने वाली है कि जो 5 विभाग हैं, उनको इकट्ठा करके उनके कामों को कोऑर्डिनेट करें, जिससे जो प्राइमरी स्कूल का जो विभाग है उसको पता हो कि मेरे पास कैसा बच्चा आने वाला है, क्या सीख के आने वाला है। सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल वालों को पता हो कि हमारे पास बच्चा क्या सीख के आने वाला है, जिससे अपने सिलेबस को उस हिसाब से बनाए। स्कूल और यूनिवर्सिटी के बीच में पता होना चाहिए कि 12वीं क्लास में केमिस्ट्री में बच्चा किस स्तर तक पढ़ के आएगा और वो क्या सीख के आएगा, क्या प्रैक्टिकल करके आएगा, उस हिसाब से कॉलेज का वो बनेगा। ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये काम है। दूसरा, ये जो मैंने आपको मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, एकेडमिक क्रेडिट बैंक और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, इनको, ये नई चीज़ें हैं, तो इनके बारे में बातचीत करके, लोगों को समझा करके, लोगों को ट्रेनिंग करके, और फिर सारे हरियाणा में एक समान ये सब बने, इसका ये काम सारा उच्च शिक्षा परिषद करने वाली है। सर, अगर चर्चा की जाए शिक्षण संस्थानों की नई शिक्षा नीति के लिए, इनको क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, किस प्रकार की मैनेजमेंट रहेगी इनकी? बहुत अच्छा प्रश्न है। हर शिक्षण संस्थान को प्राइमरी स्कूल से, प्ले स्कूल से लेकर के और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक, हर एक को अपने संस्थान की एक योजना बनानी है कि हमको अगले 5-10 साल में क्या करना है। इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लान। ये जो विश्वविद्यालयों में बनेगी, कॉलेज में बनेगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे जो एकेडमिक लीडर्स हैं, जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, जो हमारे हेडमास्टर और प्राचार्य हैं, वो अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं, 5-10 साल में वो क्या करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लान। हर एक इंस्टीट्यूट अपनी अपनी योजना बनाएगा और उन सब योजनाओं को इकट्ठा करके हम देखेंगे कि राज्य की क्या योजना बनेगी। बजाय इसके कि राज्य योजना बना के नीचे भेजें, हमारे इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज अपनी योजना बनाएंगे, उसके आधार पर हम उच्च शिक्षा में एक योजना राज्य की बनाएंगे, जिससे हमें एक बड़ा विमर्श होने के बाद, और जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षा में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं आज, उनका योगदान हमें इसमें मिलेगा। सर, अगर चर्चा की जाए नई शिक्षा नीति के बाद हमारे प्रदेश हरियाणा को और देश को किस प्रकार से क्या मिलेगा? इस नई शिक्षा नीति को जो भी पढ़ता है, जो समझता है, वो ये कहता है ये तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, रेवोल्यूशनरी चेंज समाज में आने वाला है। परिवर्तन शिक्षा में होंगे, मगर जो बड़ा परिवर्तन जो होगा, वो जब इसके इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो समाज में परिवर्तन क्रांतिकारी होने वाला है। वो परिवर्तन क्या होने वाला है, क्योंकि ये शिक्षा भारत केंद्रित है। ये शिक्षा, हम मकाले सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं, हम पश्चिम के प्रभाव से शिक्षा में बाहर निकल रहे हैं। जब हम शिक्षा में बाहर निकल जाएंगे तो हमारा समाज भी भारत केंद्रित हो जाएगा, और इसमें ये भी प्रावधान है कि हमारी जो भारत की धरोहर है, ज्ञान परंपरा है, उसको शिक्षा में डालना, हमारे जो महापुरुष हैं उनको शिक्षा में डालना, हमारे जो जीवन मूल्य हैं, भारतीय जीवन मूल्य हैं, उनको शिक्षा में डालना, जिससे जो बच्चा ग्रेजुएशन करके निकले, 12वीं करके निकले, अपना MA MSc करके निकले, PhD करके निकले, वो भारत को जानता हो, भारतीयता को जानता हो, और उसको पता है कि मुझे भारत कैसा बनाना है। उसको अंग्रेजों का या पश्चिम यूरोप का, अमेरिका
अमेरिका की कार्बन कॉपी नहीं बनाना है, हमको भारत अपना नया बनाना है और उसको ये कल्पना होगी कि मुझे भारत कैसा बनाना है और उसके लिए वो निपुण होगा, उसके लिए उसकी तैयारी होगी। कोडिंग, कंप्यूटर की कोडिंग 6th क्लास से हम पढ़ाना शुरू करेंगे। अब बच्चा जो है वो गेमिंग में नौकरी काम कर सकता है, अपना काम कर सकता है और किसी तरह का भी काम कर सकेगा। तो एक बड़ा परिवर्तन, जब ये धीरे धीरे इसका परिवर्तन समाज में जब जाएगा तो आप देखेंगे कि आप जब 10-15 साल भारत को देखेंगे, मैं पता नहीं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मगर मेरे जो बच्चे और मेरे ग्रैंडसन्स और डॉटर्स देखेंगे, वो एक अलग भारत को देखने वाले हैं। कुछ लोग उच्च शिक्षा तो कुछ उच्चतर शिक्षा, इसमें क्या फर्क है? आप किसको ठीक मानेंगे? ये जो है ना, हमारी अंग्रेजों की जो गुलामी है उसका प्रतीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं हाई स्कूल एंड हाई हाई हायर स्कूल, ऐसा हायर सेकेंडरी बोलते हैं ना। तो ये शिक्षा जो हमारी हिंदी में बोलते हैं, हम बोलते हैं स्कूली शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा के बाद कौन सी शिक्षा आएगी? तो उच्च शिक्षा आएगी, उच्चतर थोड़ी आएगी। तो हमने हायर की हिंदी कर दी गुलाम मानसिकता से और हमने उसको उच्चतर बोलना शुरू कर दिया। हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा में उच्चतर शब्द का प्रयोग कम हो। आपने देखा होगा हमारी जो संस्था परिषद है उसका नाम उच्चतर शिक्षा परिषद नहीं है, उच्च शिक्षा परिषद है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है वो उच्च शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा नहीं है। इसके बाद अगर कुछ बनाएंगे तो पीएचडी के बाद और उसके बाद कोई करेंगे तो वो उच्चतर हो जाएगी हिंदी के हिसाब से। इसलिए मेरे हिसाब से हमको उच्च शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। सर एक चीज और है, जिस प्रकार से ये कोविड काल आपने भी देखा, आपने सारे बच्चों के अनुभव भी लिए, आपने मदद करने के लिए उन दिनों मोबाइल बैंक भी शुरू किए, ऑनलाइन एजुकेशन की एक परंपरा शुरू हो गई, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की परंपरा शुरू हो गई। इसमें क्या आप मानते हैं कि एजुकेशन बच्चे प्रॉपर ले पाते हैं या नहीं ले पाते? देखिए, ये तैयारी जो है 1996 में प्रारंभ हुई थी। आज से लगभग 25 साल पहले ये तैयारी हुई थी कि हम जो हमारा इंटरनेट बेस्ड जो नेटवर्क बना है उसको शिक्षा के लिए प्रयोग करेंगे। मुझे याद है मैंने 1996 में एक बहुत बड़ी ऐसे और किताब पुस्तिका लिखी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि एक अध्यापक ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम कैसे बना सकता है। उसमें वीडियो और ये सारा करने का बनाया था। धीरे धीरे ये पकड़ रहा था, हमने इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन में। आप देखेंगे कि इग्नू की जो बहुत सही जानकारियां पढ़ाई की हैं वो ऑनलाइन आपको तब से मिल रही थी। धीरे धीरे ये बढ़ रहा था और ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए थे जहां पर आप किन विषयों को पढ़ सकते थे, ना केवल विषयों को पढ़ सकते थे, आप कोर्सेज भी कर सकते थे और उनको रिकॉग्निशन मिलती थी। जैसे मैनेजमेंट में एक सिक्स ब्लैक एक कोर्स है। वो जो मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो किस प्रकार से संस्था को मैनेज करना और उद्देश्यों को प्राप्त करना, उसका कोर्स है, वो ऑनलाइन है। आपके आईबीएम के बहुत से कोर्स गूगल के और गूगल के ऑनलाइन उपलब्ध थे। मगर क्या हुआ कि कोविड आया, स्कूल में बच्चा नहीं जा पाया, कॉलेज में बच्चा नहीं जा पाया, तो करें क्या? बच्चों का समय तो खराब नहीं करना है। तो पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में ये प्रारंभ हुआ कि अध्यापक और विद्यार्थी का जो संपर्क है वो ऑनलाइन हो। और जिन बच्चों के पास ये डिवाइसेस नहीं थे, आपको भी मालूम है, आपने बताया भी कि हमने मोबाइल बैंकिंग डिवाइसेस का बैंक बनाना शुरू किया। नगर में, शहर में, ग्राम में जो लोग अपना मोबाइल बदलें, नया मोबाइल लें, तो पुराना वो स्कूल और कॉलेज के बैंक में दे दें। तो जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको ये बैंक दे दिया जाए। पर सर एक विडंबना देखिए, क्योंकि भारत का भी प्रगति चल रही है, भारत अभी भी अपने पूरी तरह से कहीं ना कहीं टेक्निकली साउंड नहीं हो पाया। जब इंटरनेट सुविधा नहीं होगी कई जगह, कई गांवों में, कई एरियाज में, कई पहाड़ी एरियो में, कहीं ऐसे क्षेत्रों में जो अंदरूनी रूप से हैं, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारा अंदाजा है कि लगभग 20% बच्चे या तो उनके पास मोबाइल या लैपटॉप ऐसा नहीं होता है, और या जहाँ वो रहते हैं वहाँ कनेक्टिविटी की समस्या है। और मैं आपको बताऊं कि यह समस्या अमेरिका में भी है।
अमेरिका में भी 7% स्थान ऐसे हैं जियोग्राफिकली जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। यूरोप में भी है, सब जगह है, चीन में भी है, सब जगह है, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू जो है टावर्स पे, और टावर्स का कहीं ना कहीं इशू उसकी फाइनेंशियल बेनिफिट से भी होता है। हमने क्या किया है कि जो लेसन्स हम ऑनलाइन देते हैं वो ऑफलाइन भी आपको उपलब्ध हैं। जैसे एक टीचर ने ऑनलाइन किया, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा, वो एक किसी वेबसाइट पे या किसी पोर्टल पे उपलब्ध होगा और वो बच्चा उसको दे सकता है। दूसरा हमने किया कि रेडियो के माध्यम से भी जब हम पढ़ा रहे हैं तो रेडियो, आप देखेंगे आकाशवाणी ने बहुत बड़ा काम किया इसमें कि जो लोग रिमोट एरियाज में रहते हैं, कनेक्टिविटी नहीं है, उनको कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो से और दूसरे रेडियो से उनसे तक पहुंचे, और इसकी और भी योजना बना रहे हैं। परंतु अब आपका प्रश्न और आपकी चिंता बहुत वाजिब है। इस सब करने के बाद भी हमारे पास एक बड़ी संख्या में 5-7% बच्चे ऐसे रहने वाले हैं जिनको हम ऑनलाइन कनेक्टिविटी रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा नहीं दे पाएंगे। उनका प्रबंध हमने अभी ऐसा किया है जिसको बोलते हैं रेमेडियल क्लासेस। जिन बच्चों को अपने ऑनलाइन शिक्षा में कोई समस्या हुई या वो पढ़ नहीं पाए, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आकर और स्कूल में आकर के अध्यापकों से बात करके उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगेंगे, ऐसा इंतजाम किया। धन्यवाद सर। तो ये हैं प्रोफेसर BK कुठियाला जी। BK कुठियाला जी शिक्षा जगत के सुधारों में लगे हुए हैं, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि हरियाणा सरकार के 5 विभाग हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के एक तरह से कहा जाए मार्गदर्शन में चल रहे हैं और इनको इकट्ठा संचालित कर भविष्य में जो शिक्षा नीति बनने जा रही है उसकी नींव रखी जा रही है, और हरियाणा इसकी और स्पीडली बढ़ रहा है, जबकि केंद्र ने इसमें जो टारगेट रखा है वो भी दूर है, लेकिन हरियाणा 2025 तक 70-80% इसको लागू करने की स्थिति में पहुंच जाएगा, ऐसा मानना है प्रोफेसर BK कुठियाला जी का। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।